जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। और श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि गोगा जी ने गढ़गजनी में जाकर इतना दबाव बनाया कि अपने अपने पतियों को साथ लेकर दोनों बहनें गोगा जी के साथ अपने मायके चली आई। इससे आगे आप इस भाग 27 में सुने कि गोगा जी ने रात्रि में ही नरवर सुल्तान व अपनी दोनों मौसियों को रथ में बैठाकर गुरु से प्रार्थना की और पल भर में ही गोगा जी अपने मामा के राज्य में आ गए। गोगा जी उन चारों को प्रथम तो अपने नाना जी के कमरे में ले गए और बोले, नाना जी, आपके गुनाहगार आपके सामने हैं, आप जो चाहे वो सजा दे। दोनों बहनें अपने पिताजी की छाती से लगकर खूब रोई। तब तक उस कमरे में महल के अंदर से गोगा जी की नानी जी व मामा जी और मामी जी सब इकट्ठे हो गए। दोनों बहनें बारी बारी से सबसे मिली और फिर सबको भोजन करवाया गया। फिर रात्रि में दोनों बहनों ने अपने गृहस्थ जीवन के बारे में अपने माता पिता से चर्चा की तथा अपने पिता से बताया कि हम ठीक हैं और जहाँ हैं संतुष्ट हैं। अब आप हमारे मालिकों को क्षमा करें। गोगा जी के नाना जी अपनी लड़कियों की बातें सुन शांत हुए तथा सरवर सुल्तान दोनों ने ही अपने ससुर के पैर छुए और क्षमा प्रार्थना की। जब राजा ने उन सबको क्षमा कर दिया तो गोगा जी ने उन दोनों से कहा कि यह अपराध तो तुमने इतना बड़ा किया था कि क्षमा के लायक नहीं था, परंतु फिर भी मेरे नाना जी ने आपको क्षमा कर दिया। परंतु एक बात सुन लो कि आपने मंदिर तुड़वाकर जो हिंदू धर्म का अपमान किया है तो हम किसी को क्षमा नहीं करते। अब तुम्हें तभी क्षमा किया जा सकता है जब आप पुनः गजनी शहर में मंदिर की स्थापना करवाएं। अब आप बताओ, आप कितने दिन में मंदिर का निर्माण करवा देंगे? तब सरवर और सुल्तान एक दूसरे की तरफ देखने लगे तथा गोगा जी से 1 वर्ष में मंदिर निर्माण की बात कही तो गोगा जी बोले, जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा आप हमें पता देंगे। अगर 1.5 वर्ष में भी मंदिर नहीं बना तो गढ़गजनी में वो मातम होगा कि दुनिया भी देखकर हैरान हो जाएगी। अब आप अपने घोड़े पर बैठो और हमारी मौसियों को लेकर रथ में बैठाकर जा सकते हो। हम क्षत्रिय हैं, हम अतिथियों का सम्मान करते हैं, अपराधियों का नहीं। गोगा जी की बातें सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो रहे थे। मामल बोली, बेटा, क्या आप हमें हमारी बड़ी बहन काछल और बाछल से नहीं मिलवा सकते? तो गोगा जी बोले, नहीं, अक्षत्राणी आई अक्षत्राणी ऐसे मिल सकती है, आप नहीं। आपने जो धर्म स्वीकारा है वह हमें स्वीकार नहीं। रथ में बैठते बैठते आमल बोली, बेटा, तुम गजनी जरूर आना। तो गोगा जी बोले, मौसी, आप मेरी माता की हम शक्ल हैं, बस इसलिए कभी दर्शन करने जरूर आ जाऊँगा। लेकिन अगर तुम्हारे राज्य में गौ हत्या हुई, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, तो हम बिना सेना के ही गढ़गजनी को शमशान बना देंगे। अब आप जाए। इतना कहकर गोगा जी अंदर महल में चले गए और पूरे दिन की भागदौड़ से थके हुए पांचों वीर अपने अपने पलंग पर लेटते ही गहरी नींद में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते गोगा जी को सपना दिखाई दिया। सपने में गोगा जी ने देखा कि वह पूर्व दिशा की ओर उड़ा जा रहा है। पहाड़ियों को पार कर गोगा जी एक रमणीक उपवन में नीचे उतरे और उस उपवन में घूमने लगे। तभी एक सुकुमारी दिखाई दी। उसकी सुंदरता देखकर गोगा जी मोहित हो गए और उस सुंदरी को अपने पास बैठाया और प्रेम की बातें करने लगे। वह सुंदरी बोली, हे राजकुमार, मेरा जन्म आपकी सेवा के लिए ही हुआ है, आप आओ और मुझे विवाह कर ले जाओ। इतना दिखते दिखते गोगा जी की आंखें खुल गई और सपना टूट गया। अब गोगा जी अत्यंत प्रसन्न थे
सुबह स्नान ध्यान कर अपने नाना जी के पास पहुँचे और प्रणाम कर बैठ गए। आज नाना जी भी काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके मन पर रखा बोझ अब उतर चुका था। उन्होंने उठकर गोगा जी को अपनी छाती से लगा लिया और माथे पर चुम्बन लेते हुए बोले कि हे गुरु गोरखनाथ जी, मेरी पुत्री बाछल को आपने ऐसा पुत्र दिया कि इसने मुझे भी धन कर दिया है। मैं तुम्हारी बहादुरी से बड़ा ही प्रसन्न हूँ बेटे। परमात्मा तुम्हारी लंबी उम्र करे। गोगा जी हंसे और बोले, नाना जी, रण बांकुरों की उम्र लंबी नहीं होती। उन्हें तो लड़ते लड़ते ही एक दिन युद्ध में अपनी जान दे देनी पड़ती है और युद्ध लड़ते लड़ते ही मैदान में सो जाते हैं। आप मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद न दें। यह आशीर्वाद दे कि मैं जब तक इस रूप में पृथ्वी पर रहूं तो हमेशा पापियों का विनाश करता रहूं। अब तो बूढ़े नाना जी ने गोगा जी को जोर से खींच लिया और बहुत सारी दुआएं दे डाली। तब गोगा जी बोले, नाना जी, अब हमें घर चलना है, आप हमें जाने की आज्ञा दे दें। तब राजा बोले, बेटे, तुमने मेरे सिर का दर्द समाप्त कर दिया। कम से कम एक सप्ताह तो मेरे पास ही रहो। मेरा मन तुमसे बिछड़ने को नहीं करता। गोगा जी मुस्कुरा कर रह गए और एक सप्ताह तक अपने मामा जी के राजकार्यों को देखा। एक सप्ताह बाद अपने नाना जी की अपनी नानी जी तथा अपने मामा व मामी से आज्ञा लेकर बागड़ में वापस आ गए। अपने राज्य में अर्जन सर्जन के द्वारा बनाई जा रहे दवाओं के बारे में जानने के बाद गोगा जी अपनी माता जी से जाकर बोले, ये मेरी मैया, मेरी माता जी, अर्जन सर्जन की उद्दंडता इतनी बढ़ती जा रही है। इन्हें रोको, समझाओ और उन्हें बता देना गोगा पापियों का विनाश करने ही पृथ्वी पर आया है। मुझसे वे कभी झगड़ा न करें, अन्यथा कहकर गोगा जी ने अपनी बात बीच में ही रोक दी और अर्जन सर्जन के बचने के लिए गुरुदेव की शरण में आ गए और गुरुदेव से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे अब समाधि लगानी सिखा दें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शांत रह सकूं। गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटे, गृहस्थ भोगने के बाद ही समाधि में जाना उचित है। इतना सुनते ही गोगा जी को सपना याद आ गया। अब तो गोगा जी बोले, मेरे सपने में आने वाली वह सुंदर राजकुमारी कौन थी? गुरुदेव, मुझे आप यह बताए कि मेरा सपने में वह सुंदरी किस देश की राजकुमारी है। ये प्रिय भक्तों, आगे की कथा अगले भाग में सुने। जय शिव गोरख।